क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बेटा आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द इन्वायरमेंटल इश्यूज। और ये 12th क्लास एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। इसके साथ ही हमारा जो 12th वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हमने कवर किए हैं और बड़े मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ उनको हमने जो है वो तैयार किया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी इस पर सॉल्व किए। तो ये इन्वायरमेंटल इशूज जो है वो आखिरी चैप्टर है, लेकिन इसको आप जो है वो कम मत आकिएगा। ये एक रिसेंट इश्यूज में से एक है जहां से जो है वो जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, ठीक है ना, ठीक, कैसे SO2 पॉल्यूशन को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बेटा, आज का जो लेक्चर है वो कवर करेगा बेसिकली कि पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूशन की बात करेंगे हम, एयर पॉल्यूशन को देखेंगे हम, प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, स्क्रबर्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक है और ये असाइन टास्क लेक्चर है बेटा, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कुछ लेक्चर हमको असाइन टास्क में लेने पड़ेंगे क्योंकि टाइमिंग का इश्यू है। या तो हम जो है वो लेक्चर छोटे करके हम जो है वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करें, वो हम करेंगे नहीं, इसलिए हमें जो नॉर्मल लेंथ ड्यूरेशन जो है उसका पूरा फॉलो करेंगे हम और एक एक कॉन्सेप्ट को हम बड़े अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। तो चलिए, तो इसको लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। अगली क्लास के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी बेटा करूंगा और कुछ हम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को बनाकर भी यहां पर डिस्कस करेंगे कैसा एग्जाम में आ सकता है। तो अभी हम लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा इकोलॉजी और इकोलॉजी के हम आखिरी चैप्टर में पहुंच चुके हैं जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज। इसके अलावा हमने बायोलॉजी के सारे चैप्टर जो भी सिलेबस के अंदर दे रखे थे सब कुछ हमने मेटिकुलसली कवर किया। हमने कोई भी हिस्सा कहीं से नहीं छोड़ा है। हमने 101% यानी जो एनसीईआरटी में था पूरा कवर किया हमने, एंड बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, बियॉन्ड द एनसीईआरटी, जो एग्जाम के लिए जरूरी था वो सब कुछ हमने कवर किया है। हजारों की संख्या में क्वेश्चन हमने ऑलरेडी साल भर में लगाए हुए हैं, ठीक है। अभी मैं देख रहा था कि मैंने पूछा अपने स्टाफ से कि कितने क्वेश्चन डीपीपी में गए हैं, टेस्ट में गए हैं, तो अभी तक बायोलॉजी में हम जो है वो 9000 से ऊपर क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। 9000 से ऊपर क्वेश्चन बायोलॉजी में आप जो है सॉल्व कर चुके हैं अभी तक के, और अभी और बाकी है कि अभी हम जो है वो रिमेनिंग डेज में और क्वेश्चंस एमसीक्यूज लगाएंगे और हम मॉक टेस्ट देंगे, क्रैश कोर्स में टेस्ट देंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि हम जो है वो तकरीबन जो है वो 14-15 हजार क्वेश्चन लगा चुके होंगे। आप देखते हैं किसकी दम है, कहां से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में फोड़ कर आएंगे। क्लियर? अब ये जो आखिरी चैप्टर है इसको मैं जल्दबाजी में फिनिश नहीं करूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा इसको बैठ के। एक लेक्चर है, आप इसको बर्दाश्त करते रहिएगा साथ में। और मेरे साथ क्या होता है कि मैं अकेला नहीं रह सकता है, मेरे को आपसे जुड़े रहने का बड़ा मन करता है, तो मैं लेक्चर ये वाला लेता रहूंगा। बीच बीच में कुछ कुछ चीजें और भी आती रहेंगी आपकी जब तक क्रैश कोर्स शुरू नहीं होता। हालांकि ये ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, 3-4 लेक्चर का ही चैप्टर है ये, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में कि सर आज तो ये तारीख हो गया। अरे बेटा, आपका 99.9% सिलेबस पूरा हो चुका है, वर्ड टू वर्ड कवर हुआ है, पूरा 100% कवर है ऑलमोस्ट के, उसको रिवाइज करो, है ना। ये चैप्टर मुझे पढ़ाने दो, आप सुनो केवल 1 घंटा इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि देखो बेटा, ये चैप्टर ऐसे है जैसे कि इस बार क्या हुआ इंडिया में जो है वो भारत 6 स्टेज लागू हुआ 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से जो है वो सारे के सारे मोटर व्हीकल की टेक्नोलॉजी बदल रही है। मतलब वहां पर जो अभी भारत स्टेज 4 था, BS4 था, BS6 हो जाएगा। तो बड़े बड़े ऑफर गाड़ी की कंपनी दे रही है, पुराना मॉडल कोई खरीद लो। तो बड़े, और इन्वायरमेंट ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारा अवेयरनेस और नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको हम जो है वो, जैसे आज जो है वो लेक्चर को हम इसको देखेंगे बेटा और बहुत कुछ चीजें जैसे सीखेंगे। तो इसमें क्या है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन है, के इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर भी कुछ कुछ दे रखा है इसके ऊपर। तो हम उन सबको पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर? तो लेकिन जो कवर हो चुका है उसको कौन रिवाइज करेगा? आपको बेटा रिवाइज करना है पूरी शिद्दत के साथ में, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो है वो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इन्वायरमेंटल इश्यूज के। देखिए बेटा,
सबसे बड़ी आज आवश्यकता, मैं आपको कई बार से बोल रहा हूं, जब से मैंने इकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया, मैं हर बार आपसे अपील करता हूं, हर बार कहता हूं आपसे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम अपनी प्रकृति को सहेजें। हमारी धरती जो जिसको हमने जो है जिसके अंदर हमने कई सारे परिवर्तन कर दिए, जंगलों को काट दिया है, दोबारा से क्रिएट करें। हम आपको बता दूं मैं कि ऐसा करने से क्या होगा कि पूरा का पूरा हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा। और जिन खतरों का आज हम सामना कर रहे हैं कि एक साधारण सा फ्लू वायरस भी खतरनाक होके अपने आप को जो है वो कोविड-19 कहता फिर रहा है और लोगों को डराता फिर रहा है, उस वायरस जैसे वायरस को भी हम जो है वो पनपने से रोक पाएंगे। क्योंकि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, जो सडनली टेम्परेचर रेज हुआ है, उसके चलते ऐसा हो रहा है। अब इटली के अंदर जो है वो फ्लू वायरस जो आप कहते हैं कोरोना वायरस जो है वो बड़ा तेजी से फैल चुका है। और क्यों? क्योंकि इटली के अंदर पिछले कुछ सालों से, पिछले 3-4 साल में आप देखेंगे तो इटली के अंदर जो है वो गर्मी बढ़ रही है। पेरिस जो है वो गर्म हो रहा है ना, पेरिस जो है वो ऐसा लग रहा है कि पेरिस नहीं है, भोपाल हो इसे। सच बता रहा हूं कि एक जमाने में लोग बोलते थे यूरोप ठंडा, यूरोप अच्छा, अब यूरोप के अंदर गर्मी पड़ना शुरू हो गई क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये जो इंपैक्ट है वो हमें अलग अलग जगह पर देखने मिल रहे हैं इसके, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को सहेजना होगा। कि जैसे बड़ा अच्छा, ये दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल फोटोग्राफ जो मैंने किसी एक मैगजीन से लिया है। और इस फोटोग्राफ में एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई जो बड़े छोटे शब्दों में लिखा हुआ इसमें, जस्ट बिकॉज यू कांट सी इट, कि मैं इसको थोड़ा बड़े शब्दों में लिखता हूं। बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज यू कांट सी इट doesn't mean it is not there। इसका मतलब क्या है कि आप देख नहीं सकते हैं, मान लीजिए, तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि वो वहां पर है नहीं। वो कहते हैं कि आप जो भी आपके जो वेस्टेज हैं, जो प्लास्टिक जो है, जो आपने कचरा जो भी फेंक रहे हैं, वो सारा कचरा समुद्र की तली में जाकर इकट्ठा हो रहा है। कि महासागरों के अंदर जो है कचरे का डंप लगा दिया, ढेर लगा दिया आपने, जमीन के अंदर कचरा गाड़ दिया आपने। मतलब ये है कि आपके कई सारे डेब्रिज जो वेस्टेज हैं वो समुद्र के अंदर चले गए हैं। तो ये फोटोग्राफ इतना शो करता है कि एक छोटी सी लड़की जो है वो समुद्र को उठाकर अंदर झांक कर देख रही है और उसे वहां पे कई सारा कचरा दिखाई पड़ रहा है। कि दिस फोटोग्राफ शोज दैट कि ऐसा मत कीजिए कि जो आपकी एक्टिविटी, सोचिए हम तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जमीन में रहने वाले एनिमल है, हमारी एक्टिविटी से समुद्र के अंदर रहने वाले एनिमल वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया भी था, जब बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन पढ़ रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि जो पोलर एरिया है वहां पर बर्फ पिघल रही है। ठीक है, और बर्फ क्यों पिघल रही है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही है। लगातार धरती का तापमान बढ़ रहा है और उसके चलते वहां पर बर्फ पिघल रही है। और बर्फ के पिघलने से क्या हो रहा है कि पोलर बियर का जो रहने का एरिया था वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। अब पोलर बियर के साथ समस्या ये कि उसको शिकार भी नहीं मिल पा रहा है, कि उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, और वो स्टारवेशन की कगार तक पहुंच चुका है। और ये खतरा इतना बढ़ चुका है कि पोलर बियर्स आर ईटिंग देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को ही खाने लगा है। सोचिए आप, साइकोलॉजी में कभी पोलर बियर ने पहले ऐसा नहीं किया, लेकिन पोलर बियर अभी जो है वो अपने ही क्योंकि उसको और कोई दिख ही नहीं रहा खाने के लिए। तो वो देखिए कि आप सोच सकते हैं कि हर एनिमल का, चाहे कोई बिल्ली हो चाहे डॉग हो, के हर एनिमल अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, अपने बच्चों को वो पालता है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि खतरा इस लेवल का बढ़ चुका है कि पोलर बियर जो है अपने ही बच्चों को खा रहे हैं। और ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, और ये कोई जो है वो र्यूमर नहीं है, ये एक ऑथेंटिक न्यूज है जो अलग अलग चैनल ने कवर किया है, कई न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। सोच सकते हैं आप कि ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज होने पर के जो आपने ग्लोबल वार्मिंग किया, जो आपने पॉल्यूशन किया, उसका इंपैक्ट किस शिद्दत तक, किस गहराई तक पहुंच चुका है, वो सोच सकते हैं आप। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा ये एक देख, सोचिए कि एक जो है मुंबई के पास ही एक समुद्र तट है, उसके आसपास का पिक्चर है। आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं, कैसा कचरा डाल रहे हैं। कि ये देखिए सी कोस्ट का एरिया है, यहाँ पे देखिए आप तमाम तरह के प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं, बोतल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे के टायर्स पड़े हुए हैं, के कुछ रैंडम लोगों ने उसको डंप हाउस ही बना दिया पूरा। ये पूरा कचरा वहां पड़ा हुआ है। और आपको बताऊं, मैं तो मुंबई में रहता हूं, यहां पर जो सबसे फेमस स्पॉट है जुहू चौपाटी, होटल रामाडा पास में है। यहाँ पे जो भी मुंबई आता है वो जुहू चौपाटी देखने जरूर आता है। जुहू चौपाटी पर इतना कचरा है, एक तो बहुत सारे फूड स्टॉल खुले हुए हैं और हर फूड स्टॉल में पाव भाजी ये सब मिलता है। लोग लेते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं और प्लास्टिक की पानी की बोतल लेते हैं, बोतल को जहां पानी पिया वहां बोतल को फेंक दिया। ठीक है, जो प्लेट जिस प्लेट में खाना लिया उस प्लेट को कहीं थर्मोकोल की प्लेट को कहीं फेंक के आ गए। वो मतलब लोग जहमत भी नहीं उठाते कि इसको जो है वो प्रॉपर डस्टबिन लगे हुए हैं वहां डाल दे, नहीं करते लोग।
बीच में लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हुआ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है स्वच्छता अभियान के बारे में फोकस किया, लोगों ने थोड़ा बहुत दिखाने के लिए किया, बाद में लोग वापस वहीं आ गए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि हम आपके जो मंत्री हैं, जो आपके सांसद हैं, वो आप कचरा करो और वो सफाई करने आए? नहीं, उनका वो ये कहने का मिशन था कि भैया देखो हम भी कर रहे हैं तो आप भी कीजिए और आप इसको अपनी हैबिट का हिस्सा बना लीजिए। लेकिन लोगों ने वैसा नहीं किया। लोग क्या कर रहे हैं? लोग जो है वो आज भी बोलते हैं हमारा मन। अरे हमारा मन क्या होता है? आप देखिए ना कि और मैं आपको बता दूं, मैं दुनिया के कई सारे देश में गया हुआ हूं, और जब मैं आपको बता रहा हूं अपनी नेबरिंग कंट्री, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो कंट्री है, ज्यादा दूर नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में ही है, थाईलैंड की बात करें, मलेशिया की बात करें हम, ठीक, थाईलैंड की बात करें, मलेशिया की बात करें, वहां के जो सीको समुद्र तट जो है हम मान रखते हैं, जो तो थाईलैंड के अंदर है स्पेशली, आप देखेंगे एकदम व्हाइट सैंड है, एकदम येलो, और कोई आदमी कचरा फेंकता नजर नहीं आएगा। पुटके कोई प्लास्टिक फेंकता, दूसरा आदमी टोक देगा उसको, प्लीज यूज डस्टबिन। मतलब लोग नहीं करते हैं। और तो दुबई चले जाइए आप, दुबई में आप हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, दुबई में आप ये भी नहीं कर पाएंगे, दुबई में आप कि आपकी गाड़ी गंदी है और गंदी गाड़ी लेके आप निकल जाए सड़क पर, रोकेगा आपको पुलिस वाला वहां पे, और इतना हैवी फाइन होगा कि आप 2-4 दिन तक गाड़ी नहीं चलाएंगे। फिर दुबई में आदमी को इतना लॉ एंड ऑर्डर का इतना डर है आदमी को कि भैया कि आप अपनी गाड़ी, खुद की गाड़ी यदि आपने साफ किए वगैरह सड़क पे निकल गए तो भी फाइन है। यदि यहां पे रोड क्रॉस करने का सिंबल नहीं बना हुआ है कि आप पैदल रोड क्रॉस करते हैं, वहां भी आप, हमारे यहाँ क्या होता है, सड़क क्रॉस करने लोग दौड़ के रोड क्रॉस कर जाते हैं। दुबई में ऐसा किया तो लंबा फाइन लगेगा। मतलब ये है कि, और ये जो सारे इंडियंस जो जहां पर जो कुछ करते हैं ना, हमारे, देखो बेटा मैं कुछ बातें ऐसी बोल रहा हूं जो बुरी लग सकती है आपको, पर सच्चाई है कि जो लोग हमारे कंट्री को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब यही लोग अमेरिका पहुंचते हैं, यही लोग फ्रांस पहुंचते हैं, यही लोग जब जो है वो जापान जाते हैं, यही लोग जब दुबई जाते हैं ना, तो एकदम राइट रहते हैं, ये एक कचरा एक कण इधर का उधर नहीं करते ये लोग। डर लगता है फॉरेन करेंसी में जुर्माना हो जाएगा, है, लिमिटेड करेंसी लेके बाहर गए होते हैं, जुर्माना हो गया तो मतलब पूरा ट्रिप बिगड़ गया, नहीं करते। पर हमारा देश, हमारा मन, मैं तो क्या देखा रेलवे प्लेटफॉर्म पे, देखा मैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग बाग जो है गुटखा खा के जो है गुटखे का रैपर कहीं कहीं फेंक देते हैं। कुछ लोग क्या, कुछ बड़े होशियार लोग हैं, गुटखे का पैकेट खोला, खोलने के बाद उसको सीधा किया, और एक मशीन होती है रेलवे प्लेटफॉर्म पे जहां पे नोट डाल के सिक्का निकाल सकते हैं आप, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए आप खुले ले सकते हैं। उस मशीन में वो कागज डालते हैं, गुटखे का पैकेट डालते हैं कि शायद से इससे रुपया निकल आए, और वो मशीन रहती खराब, कभी काम करते नहीं मिलेगी मशीन आपको। ये है हम लोग, कोई कुछ भी कर दे अरेंजमेंट, हम उसका कोई उपाय ऐसा ढूंढ लेते हैं कि किसी के पिताजी ने ना सोचा हो कि ऐसा भी कोई कर सकता है, वो को कर सकते। भारी कला है, भारी कला है, लेकिन ये है कि ये नेगेटिव दिशा में। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए आप इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना गंदा। इसी को यदि हम इमेजिन, जस्ट 1 मिनट इमेजिन कीजिए, इसी को हम पूरा कचरा हटा दें, साफ कर दें पूरा कचरा यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया से हम यहाँ पे जो है वो चेयर्स लगा दें, अच्छे से स्टॉल्स लगा दें, वो ऐसे लगा दें यहाँ पे लोग बैठ के समुद्र को निहार सकें, कितना अच्छा लगेगा। टूरिस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पर ऐसे कचरे में कोई टूरिस्ट आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखिए आज महानगर की समस्या क्या है, आप मेट्रोपॉलिटन शहर में जब आप सांस लेते हैं तो आप देख रहे हैं ऊपर नोज बना हुआ है, सांस लेते हैं तो आप क्या लेते हैं, आप तमाम फैक्ट्री का धुआं, तमाम ऑटोमोबाइल्स का धुआं, वो आपकी सिस्टम में अंदर जा रहा होता है, ठीक है। और इसका रिसेंट एग्जांपल है दिल्ली का पॉल्यूशन। मुंबई में भी आपको बता दूं, मैं मुंबई में मेरे पास मोबाइल में जो है वो एक वेदर का ऐप है, वो एयर कंडीशन को बतलाता है। पिछले 2 महीने से मुंबई के अंदर कभी भी एयर कंडीशन जो है वो हेल्दी नहीं आया, हमेशा अनहेल्दी आता है, पार्टिकुलेट मैटर हमेशा हायर साइड आता है मुंबई के अंदर। पिछले 2 महीने से मैं ये चीज देख रहा हूं। मेरे घर में बच्चों को ये समस्या हुआ मुंबई में कि जो रात को सोते में वो छींक रहे थे, सुबह सो के उठ के सबको छींक चल रही थी, सबको एलर्जी सा हो रहा था। तो मैंने अपने घर में जो है, मेरे घर के हर कमरे में जो है वो एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है कि हम रात को सोते हैं तो हमारे घर में एयर प्यूरीफायर चल रहा होता है, कमरा पूरा बंद होता है, एसी एयर प्यूरीफायर रखते हैं और वो एयर को प्यूरीफाई करता है, तब जाके एलर्जी की समस्या को हम कंट्रोल कर पाते हैं। सुबह सुबह यदि हम अपने घर की खिड़की खोल दें तो हमारे जो है, जो मेरे बच्चे हैं और वाइफ है या मैं हूं, तो हमको छींक चलने लगती है।
वॉक करने के लिए जो है हमको यदि निकलना है तो हमें मॉर्निंग में 4:30 या 5 o'clock वो जाए कार में ड्राइव करते हुए जाना पड़ेगा मैरिन लाइन पे, वहां पे फिर हम वॉक करेंगे तो हमको थोड़ा हेल्दी हवा मिलेगा। अदरवाइज यदि हम अपने घर के आसपास वॉक करने कहीं निकल जाए तो जो है वहां पर यदि ऑड टाइम में निकल जाए 8 बजे 7 बजे ट्रैफिक शुरू हो चुका होता है, धुआं, इतना धुआं हमने भर रखा है महानगरों में। मतलब हम जो सांस ले रहे हैं उस सांस लेने में हम जो है वो कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स को अपने अंदर ले रहे होते हैं। आप में से जो लोग छोटे शहरों में हैं या छोटे कस्बे में हैं या गांव के अंदर हैं, तो मैं कहता हूं बेटा आप सबसे अच्छी एयर जो है वो आप सांस में ले पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपको कितना अच्छा लगता होगा उस सांस को लेकर, लेकिन जो है यहां पर जो है दम घोट देने वाली जो है वो हवा है, स्पेशली दिल्ली के अंदर और मुंबई के कुछ हाईली क्राउडेड एरिया के अंदर। ठीक, अब आप देखिए, ये मैं आपको जो जितनी बातें बता रहा हूं ये सच्चाई है बेटा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है एटमॉस्फेयर को, क्या लिखा उन्होंने, एटमॉस्फियर दिल्ली विक्टिम ऑन सिक चोक्ड। क्या सोचिए, आपके वर्स्ट स्मोक इन एटलीस्ट 3 years के, सोचिए कि दिल्ली के अंदर सरकार परेशान है, सब परेशान है, लोग बाग अपने घरों में हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर ठंड का समय आता है 15-20 दिन 1 महीने का, लोग घरों में हाउस अरेस्ट आते हैं, स्कूल भी बंद रहते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बाहर इतना खतरनाक जो है वो स्मोग है, फोटोकेमिकल स्मोग है, इतना खतरनाक पॉल्यूशन है कि अस्थमेटिक पेशेंट की जान पर बनाती है। नए नए अस्थमा के मरीज नहीं हो रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो 4-5 साल की उम्र में उनको अस्थमा हो रहा है, कई सारे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या टाइटल दिया, एटमॉस्फियर। देखिए आप ना, फियर लगा दिया, एटमॉस्फियर मतलब आपका वायुमंडल आपको डरा रहा है। और ये किसने किया, ये सब हमने ही किया है। पहले तो ऐसा नहीं था, आज के 10 साल पहले 20 साल पहले दिल्ली में ऐसा नहीं था, अचानक से ऐसा क्या हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है इसको, हिंदुस्तान टाइम्स का जो हेडिंग है वो है कैपिटल पनिशमेंट। आपको पता है ये कैपिटल पनिशमेंट वर्ड का मतलब होता है मृत्युदंड। जो वर्ड है कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब होता है कानून में, लॉ में इसका मतलब होता है मृत्युदंड के, डेथ सेंटेंस। तो इसको उन्होंने लिखा कि चूंकि दिल्ली इज ए कैपिटल, तो उन्होंने क्या अच्छा वर्ड यूज किया, टाइटल यूज किया उन्होंने। देखिए वंडरफुल टाइटल, दे यूज कैपिटल पनिशमेंट। एंड दिल्ली में यदि आप रह रहे हैं तो समझ लीजिए आपको मौत की सजा मिल चुकी है। धीमे धीमे व्यक्ति की उम्र कम होती चली जाएगी। मैं आपको बताता हूं एविडेंस की कितनी उम्र आज व्यक्ति की यहां पर कम हो जाती है। देखिए आपके वर्स्ट स्मोक एटलीस्ट 3 है, तो आप देखिए कि ये स्मोक जो है आप देख रहे हैं कि कितना इंडिया गेट के पास क्या लेवल है, रेड फोर्ट के पास क्या लेवल है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास क्या लेवल है, ठीक अक्षरधाम के पास क्या लेवल, अलग अलग एरिया में जो है दिल्ली के अंदर बिल्कुल हाई लेवल पे जो है वो आपका पार्टिकुलेट मैटर जो है वो, यानी हर सांस में आप जहर अंदर ले रहे हैं, एवरी जो है वो हर सांस में आप जहर को अंदर ले रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब देखिए आपके न्यूज़पेपर खुद लिखता है ये कि years you gain if particulate matter 2.5 constant is reduced के। अब आपको बता दूं मैं कि आपके समझ में कई बार नहीं आता कि ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है। ये इतना बारीक कण होता है कि जो आपकी सांस से अंदर जाके आपके लंग्स में जाके जमा हो जाता है। इतने बारीक कण होते हैं, सॉलिड कण होते हैं, इतने बारीक होते हैं जो सांस में अंदर जाके जमा हो जाते हैं और कई तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज को करते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि हम जो है इस जो भी हमारा पॉल्यूशन है इसको हम कम कर दें तो हम कितनी जो है वो हम जो है अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। तो वो कहते हैं आपसे कि दरअसल जो है हमारी जो उम्र है उसको धीमे धीमे हमारी एज को ये पार्टिकुलेट मैटर कम कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम जो सांस में अंदर ले रहे हैं वो एक प्रकार का जो है हमारे लिए उम्र को, हर सांस हमारी जो है हमारी उम्र को कम भी कर रही है। वैसे तो एजिंग चल ही रहा है और उसको हमने यहाँ पे इसको ऐड करके क्या किया, हमने अपने जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम कम कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यू कैन ऐड 10 years to your life if pollution in Delhi is brought down to the WHO स्टैंडर्ड के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पर यदि हम दिल्ली के पॉल्यूशन को कम कर देते हैं तो 10 साल हर व्यक्ति की उम्र बढ़ जाएगी। सोचिए आप, एक आदमी की जिंदगी के 10 साल छिन रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन इन दिल्ली के पॉल्यूशन के। यू कैन ऐड 10 years टू योर लाइफ इफ पॉल्यूशन इन दिल्ली इज ब्रॉट डाउन टू WHO स्टैंडर्ड। लेकिन अब वही वाली बात है, मुख्यमंत्री बोलता है ऑड और इवन का कार नंबर, ठीक है, लोग हल्ला करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं भैया पॉल्यूशन कम करो, लोग हल्ला करते हैं कि सरकार सब तरह के उपाय करती है। लेकिन बात यह है कि सरकार तो कुछ चंद व्यक्तियों से बनी होती भाई, सिटीजन तो हम हैं। और उन लोगों को जो लोग आपके गवर्नमेंट में ऊपर हैं उनको अपने से सुपीरियर मत मानिए, वो केवल आपके चुने गए प्रतिनिधि हैं।
वो भी आप हैं और हम भी वो हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पॉल्यूशन से फाइट करे, कॉम्बैट करे, उससे उठ के उसको कम करने के लिए कोशिश करे वो, ठीक है। मतलब थोड़े समय बाद यही होना बाकी है कि भैया हरे पौधे रखना तुम अपने पीछे पीठ पर एक, और जो है सांस की नली लगा के घूमना है। के कहने का इंडिकेटिव मतलब यह है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर आदमी से बोला जाएगा भैया तुम अपने हिस्से के 5 पेड़ लगा लो, और उसकी ऑक्सीजन कलेक्ट करने का इक्विपमेंट होगा कि तुम कलेक्ट करो, अपनी ऑक्सीजन खुद लौट के। तुम खरीद नहीं पाओगे तो पेड़ लगाओ और उस पेड़ की ऑक्सीजन को हार्वेस्ट करो और इस्तेमाल करो। और क्या बच सकता है इसके अलावा के? मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, और भी यदि हम संभले नहीं ना तो और भी हमारी आने वाली पीढ़ियों को और भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, दिस इज अनदर वंडरफुल फोटोग्राफ के, और जो भी कार्टूनिस्ट है इनका नाम मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं, पर जून 2018 में इन्होंने एक कार्टून पब्लिश किया न्यूज़पेपर के अंदर। इट इज द फैंटास्टिक कार्टून। ये बताता है कि आप जो प्लास्टिक डाल रहे हैं, जो प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समुद्र के अंदर भी जो है वो एक्वाटिक लाइफ को खतरे में डाल रही है। आप देख रहे हैं कि एक मछली के पीछे प्लास्टिक की बोतल उसे खाने के लिए पड़ी हुई है, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होती है मछली की बॉडी में इकट्ठे होते हैं और उसके चलते जो है प्लास्टिक जो है उसको उनको मार रहे होते हैं। तो एक्वाटिक लाइफ खतरे में पड़ रही होती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्लास्टिक वेस्टेज, ठीक है ना। इससे केमिकल्स निकलते हैं, प्लास्टिक वेस्टेज से कई सारे बिस्फेनॉल टाइप के केमिकल निकलते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, ठीक। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम बोलते हैं एक है किलर वेल के, एक होती है वेल फिश जो किलर वेल कहा जाता है, जो शिकार करती है, जो पानी के अंदर बड़ी शिकारी होती है। तो अब देखिए एक दूसरा वर्ड यूज किया उन्होंने, कहा वेल किलर, यानी जो समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर जो वेल है, उस वेल को मारने वाला है प्लास्टिक। प्लास्टिक का वेस्टेज जो है वो उनके वो इनगल्फ कर लेती है और इनके इंटेस्टाइन में जाके फंस जाता है और वो मर जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो वेटनरी डॉक्टर है, वो बतलाता है कि मैंने ऐसी कभी बात चल रही थी, बोला कि आजकल जो है वो गाय को लेके भी बड़ा हल्ला हो रहा होता है। तो वो कहता है कि आपको पता है कि सबसे अधिक गाय की डेथ क्यों होती है? हमने कहा नहीं मालूम। उसने कहा सबसे अधिक गाय की डेथ इसलिए होती है क्योंकि लोग बाग खाने पीने का सामान जो है वो प्लास्टिक के छोटे छोटे जो होता है ना, व्यर्थ की प्लास्टिक होती है, वन यूज सिंगल यूज प्लास्टिक होती है। कुछ खाने पीने का सामान बचा, प्लास्टिक में पैक किया और डस्टबिन में डाल दिया। अब क्या होता है, गाय तो नादान प्राणी है, एनिमल है वो, तो के प्लास्टिक का आपने वो थैली डाला और उसको डस्टबिन में डाल दिया आपने बाहर के। अब बाहर कचरे के ढेर में यदि गाय, और कई लोग क्या करते हैं गाय को छोड़ देते हैं खुला खाने के लिए कि तुम कहीं भी खा पी के आओ, शाम को दूध हम निकाल लेंगे नियम से, पर तुम खाने अपना प्रबंध खुद करो। यानी अपना प्रबंध खुद करो। तो गाय आवारा सड़क पे घूम रही होती है। अब गाय ने क्या किया, उस प्लास्टिक की थैली के अंदर कुछ भोजन फूड था, तो गाय ने उस प्लास्टिक की थैली समेत उसको खा लिया, ठीक है। वो तो समझता नहीं जानवर, खा लिया। वो प्लास्टिक की थैलियां उसके इंटेस्टाइन में जाकर फंस जाती हैं और उसके चलते कई बार उसकी डेथ आती है। वो कहते हैं कि ऐसी मरी हुई गाय को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर से बड़ी सारी प्लास्टिक निकलती है। तो ऐसे ही समुद्र के अंदर भी हो रहा है कि हम वहां तक भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो पॉल्यूशन की समस्या जो बड़ी है ना, वो ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या जैसे से बढ़ रही है, जैसे से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। देखिए आप, यदि हम दुनिया के हम जो है वो हाईएस्ट पॉल्यूशन रेटेड डेथ टोल की बात करें के, यानी वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉल्यूशन से मृत्यु कहां होती है, अब देखिए आप, हम जो है हमारा जो कंट्री है वो कहीं कहीं पर टॉप पर है। एंड दैट पोजीशन इज नॉट फॉर प्राउड फॉर अस, कि वो हमारे लिए गर्व की बात बिल्कुल भी नहीं है जहां पर वो टॉप पर है के। जैसे हमने आपसे कहा कि इंडिया जो है वो पॉल्यूशन रिलेटेड जो डेथ है दुनिया भर में, उसमें सबसे अधिक हाईएस्ट नंबर में इंडिया के अंदर होती है, 24.5% आउट ऑफ टोटल डेथ इन दी वर्ल्ड के। और आप देखिए 25 लाख लोग, 25,15,518 लोग जो है हर साल जो है वो केवल और केवल पॉल्यूशन के कारण मर जाते हैं भारत में। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये इसका सोर्स है लैंसेट पॉल्यूशन कमीशन, यूएसए टुडे के अंदर ये पब्लिश हुआ है के। और दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंडिया में सबसे अधिक हाईएस्ट पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ हैं और 25 लाख लोग, तकरीबन 25 लाख लोग हर साल पॉल्यूशन के कारण मर जाते हैं। चाइना में यही फिगर, चाइना में जो है वो आपका, मैं सही बोल रहा हूँ 25 लाख नहीं, अरे ये तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, कितना है, हाँ 25, सही बोला मैंने, 25 लाख ही के। और चाइना में जो है वो 18 लाख, चाइना में 18,38,000 लोग के, चाइना भी पीछे नहीं है कि वो नंबर 2 पर है।
चाइना में 19 पॉइंट, दुनिया भर में जो पॉल्यूशन से जुड़ी डेथ होती है उसका, उसमें से 19.5% चाइना के अंदर इनके 18 लाख से ऊपर लोग जो है हर साल पॉल्यूशन के कारण मर जाते हैं इनके। देन कम टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये संख्या कितनी है, ये 3 जो है वो और 3 लाख लोग जो है लगभग तकरीबन ये मर जाते हैं इनके। जो साइड में बेटा परसेंटेज रखा ना, ये परसेंटेज उस कंट्री की अपनी डेथ का की टोटल जो डेथ हो रही है उसमें से 24% इंडिया में पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है इनके, 19.5% चाइना में पॉल्यूशन जुड़ी हुई है इनके, देन पाकिस्तान में 3 लाख लोग के। अब बात होती है कि आप बोलोगे सर पाकिस्तान हमसे पीछे क्यों है यहाँ पे, मतलब इसको तो ऊपर होना चाहिए था 3 लाख। एक्चुअली पाकिस्तान का इकोनॉमी उतना ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, तो वहां पे वो व्हीकल्स खरीदना लग्जरी है, प्योर लग्जरी है के, इसलिए वो तो उसमें, लेकिन तब भी वहां पे कंस्ट्रक्शन के काम के चलते हुए के, वहां भी पॉल्यूशन के चलते हुए तब भी जो है समस्याएं है वहां पर बैठ के। देन बांग्लादेश, देखिए आप 2,60,000 लोगों की डेथ हर साल पॉल्यूशन होती है। देन नाइजीरिया, इंडोनेशिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स के, इथोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के। आप सोच सकते हैं कि जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है कि यदि आप यूएसए से तुलना करें तो यूएसए में 1.5 लाख के आसपास लोग मर रहे हैं हर साल पॉल्यूशन से, हमारे यहाँ 25 लाख लोग मर रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। ठीक, इवन देखिए आप सिंपल सी बात है कि एवरी ईयर, हर साल मोर देन 8 लाख पीपल अराउंड द वर्ल्ड डाई फ्रॉम वाटरबोर्न इलनेस, और उसमें से भी बड़ा हिस्सा इंडिया के अंदर आता है, बांग्लादेश के अंदर आता है, पाकिस्तान के अंदर आता है के। तो तकरीबन हर साल 8 लाख लोग जो है उनकी 8 लाख से अधिक लोगों की डेथ केवल इसलिए होती है कि उनको ड्रिंकिंग वाटर ठीक से नहीं मिल पाता है और उनको पानी के कारण होने वाली बीमारियां होती है जिसके कारण वे मर जाते हैं। वाटरबोर्न इलनेस में क्या आता है, टाइफाइड आता है, आपका कॉलरा आता है, इस सब वाटरबोर्न इलनेस में आते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि समस्या बड़ी भारी है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को देखो, मैं हमेशा कहता हूं फिर कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं ना तो उसके दो आयाम होते हैं, दो उसके बेटा जो है डायमेंशन होते हैं। एक होते हैं पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आंसर करना है, एक है पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आंसर भी करना है और साथ में उससे कुछ सीखना भी है। ऑलवेज फोकस ऑन बोथ द थिंग्स के, आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आपके को एमसीक्यू बनना चाहिए, आप एग्जाम में अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये जीवन के अंदर भी इसको उतारने की कोशिश करना चाहिए। जो सीख रहे हैं ना, वो ये पढ़ाई लिखाई हम करते क्यों, इसलिए करते ताकि हम सीख कर एक बेहतर नागरिक बन सके। और यदि हम पढ़ पढ़ के जो है पोथी पढ़ पढ़ के हम पंडित बन गए, ठीक है, पोथी पढ़ के हम पंडित बन गए, बाहरी ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन यदि हम अच्छे नागरिक नहीं बने, अच्छे सिटीजन नहीं बने, तो व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, लेकिन यदि एक नागरिक बेहतर हैं आप, तो इस देश के काम के, इस समाज के काम के। आप कितने ही पढ़े लिखे हो, यदि पथ भ्रष्ट हैं आप, तो किसी काम के नहीं। एनसीईआरटी क्या लिखता है, चलिए अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, कि जो मैं क्या आपको बताया वो एनसीईआरटी कहीं डिफर तो नहीं करता उससे। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रोन इनॉर्मसली एवर इन लास्ट 100 ईयर, के पिछले 100 वर्षों में मनुष्य की जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ी है। दिस मीन्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड न्यूमरस अदर कम्युनिटीज के। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे जो पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है उतना अधिक फूड का रिक्वायरमेंट है। और देखिए अब फूड का रिक्वायरमेंट कैसे जुड़ा है बेटा, उतना अधिक फूड का रिक्वायरमेंट है, जितना अधिक फूड का रिक्वायरमेंट है उतने सारे खेत चाहिए, खेतों को, जंगलों को काटना पड़ेगा, और अधिक रिसोर्सेज लेने के लिए हम अधिक खेती करने की कोशिश करेंगे हमके, और हम जो प्रेजेंट हमारे खेत हैं उनमें हम अधिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, अधिक केमिकल्स का यूज करेंगे ताकि अधिक प्रोडक्शन हो सके। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 तरीके हैं, या तो हम खेत बढ़ा दें, खेत बढ़ाने के लिए जंगल काटने पड़ेंगे हमें, और उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम अपने खेतों में और केमिकल यूज करें ताकि प्रोडक्शन बढ़ता चला जाए के, तो हम वहां भी कर रहे हैं पॉल्यूशन। और तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने किया था बायोटेक्नोलॉजी के दौरान, क्या हम जीन के लेवल, हम जीन पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था मुझे, और वो दिल को छूने वाला क्वेश्चन था, किसी कमांडो ने किया था क्वेश्चन वो, कि सर क्या हम बायोटेक्नोलॉजी का में जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके हम जीन पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग जीन के लेवल पर भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके परिणाम क्या निकलेंगे ये हम नहीं जानते आज, पर छेड़छाड़ शुरू कर दी है हमने, आज हमको नहीं मालूम। कई चीजें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है। जब कभी भाप का से चलने वाला कोयले का स्टीम इंजन बनाया गया था, उसमें खूब सारा कोयला जलाया गया और स्टीम इंजन बनाया, तो हमको लगा अरे वाह, ट्रेवल कितना आसान हो गया है कि अब जो है वो ट्रेन होगी, स्टीम इंजन से हम थ्रू यदि हम जाएंगे तो हमारा समय बचेगा। किसको मालूम था कि ये कोयला जला जला के आप
पूरी धरती को खतरे में डाल देंगे। किसको मालूम था जब पेट्रोलियम पहली बार खोजा गया था तो लोगों ने कहा अरे वाह, कोयले से बेहतर सोर्स मिल गया, इसको जलाओ आप ईंधन में मोटर के अंदर। डीजल कार्नोट ने डीजल इंजन खोजा, डीजल को जलाओ, आपके पेट्रोल का इस्तेमाल करो। आप देखो फटाफट कहां से आप कहां पहुंच जाते हो। आपका कम्युनिकेशन, आपका जो ट्रेवल टाइम है काफी कम हो गया। नए नए आविष्कार किए, भले के लिए किए, लेकिन अगेन किसको मालूम था कि यही पेट्रोलियम एक दिन खतरा बन जाएगा। किसको मालूम था कि एक दिन हम इस खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। किसको मालूम था। आज के 500 वर्ष पहले जाते हैं। 500 वर्ष पहले क्या हो रहा होगा उस समय, 300-400 वर्ष पहले की बात करें, वहां 500 वर्ष पहले की बात करें कि घोड़े होते थे, बैलगाड़ियां हुआ करती थी। अब आप ये मत बोला कि सर क्या आप चाहते हो बैलगाड़ी वाले युग में लौट जाए। मैं केवल आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। तब क्या था, तब जो एकमात्र पॉल्यूशन था वो था धूल, उड़ने वाली धूल। कोई ईंधन नहीं जलता था उसमें। जो हमने बहुत कुछ इंप्रूव किया, मैं इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं कि हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन तरक्की की कॉस्ट कितनी बड़ी चुका रहे हैं हम, ये हमको पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए अब वो वक्त आ गया है, जहां पर हमें अपनी तरक्की के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, धारणीय विकास करना होगा। जब मैं एक वर्ड यूज करता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास वर्ड यूज करता हूं, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट विथआउट डिस्टर्बिंग द नेचर, प्रकृति को डिस्टर्ब किए बगैर विकास करना। विकास करना बुरा नहीं है, डेवलपमेंट बुरा नहीं है, लेकिन यह है कि उसकी कीमत हमारे इन्वायरमेंट को ना चुकानी पड़े। अब बड़ी मजे की बात है कि मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति कंपनी, कार की बड़ी कंपनी इंडिया में, मारुति ने क्या किया, मारुति को मालूम चला कि भैया दुनिया के अपने इंडिया के जितने भी कार मेकर हैं सबके सब बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। महिंद्रा ने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा पहले से आ रहा है, हम और लॉन्च करेंगे। एमजी हेक्टर ने बोला हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, और टाटा मोटर्स ने बोला कि हमारा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा। मारुति से पूछा, मारुति ने कहा वेट एंड वॉच, हम रुकेंगे और फिर लॉन्च करेंगे बाद में। पूछा उनके सीईओ से, भैया ऐसा क्यों, तुम क्यों रुके हो, इतनी बड़ी कंपनी हो के तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो कर सकते हो कुछ भी। उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में। उन्होंने कहा कि ये बिजली कहां से आती है इंडिया में, कोयले के जलने पे आती है। कोयला जलता है थर्मल पावर, बड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर जो बिजली है वो थर्मल पावर स्टेशन से है। और इस बिजली के चलते क्या होगा कि हमको कोयला जलाना पड़ेगा, तो पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज डिफीटेड। तो कल को सरकार पॉलिसी आएगी भैया कि इतना बिजली दे नहीं पाएंगे तुमको हम, तो क्या करेंगे, तो पहले हमको सोलर एनर्जी वाले इलेक्ट्रिक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसा कर पाएंगे। जब अमेरिका में पहली बार, यूएसए में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू हुए तो टेस्ला मोटर्स ने क्या किया, उन्होंने हर सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे जितने भी घर थे, सबके मालिकों से जाके मिले वो वहां उनके जो भी मैनेजर थे जाके मिले और बोला सर टेस्ला मोटर्स इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाले हैं, आपका घर हाईवे के पास में है, क्या आपके घर की जो छत है उस छत पर हमको एक परमिशन देंगे, हम सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, आप उस बिजली का पूरा इस्तेमाल करना, और जो बची बिजली है वो हमारी है। घर के मालिकों ने बोला अरे वाह, ये तो नया छत लगा देंगे पूरा। उन्होंने छत लगाया, इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने सोलर एनर्जी को पैदा किया, और उस इलेक्ट्रिसिटी का एक हिस्सा अब घर में कितना आदमी यूज करेगा, एक एसी चलाएगा, 2 एसी चलाएगा के, घर में बिजली जलाएगा के, और वो बिजली इतना पैदा हुआ कि उस बिजली को उन्होंने जो है वो ले आके पावर आउटलेट से अपने स्टेशन में इकट्ठा कर लिया। और सड़क किनारे उन्होंने कई सारे ऐसे फ्री में चार्ज, टेस्ला मोटर जो है वो कार चार्जिंग का कोई पैसा नहीं लेता के, फ्री में उन्होंने लगा दिए कि भाई हर 1 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक टेस्ला का स्टेशन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक कार को आप चार्ज कर सकते हैं। सड़क किनारे कहीं भी आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, कहीं भी चार्ज कर लो उसको आप, क्योंकि बिजली है। उन्होंने बिजली के लिए सरकार से बिजली नहीं मांगी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया। सरकार की परमिशन थी उसमें, पर उन्होंने जो है वो ऐसे डेवलप किया उसको, तो वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमारी जो डिमांड है फूड के लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सड़कों के लिए, के ऑटोमोबाइल्स के सब बढ़ती चली जा रही जनसंख्या बढ़ने से। और ये हमारी बात नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। These demands are exerting tremendous pressure on our natural resources and are also contributing to pollution of air, water and soil। के इस डिमांड से लगातार हमारे ऊपर, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव पड़ रहा है, और ये पॉल्यूशन को में रोल प्ले कर रहा है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। द नीड of the hour is to check the degradation and depletion of our precious natural resources and pollution without halting the process of development। देखिए कितनी बड़ी बात है, उसने कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने डेवलपमेंट को आप रोक दें, आपके विकास को रोकिए मत, लेकिन आप उन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए जहां से हम जो है हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज पर दबाव को हम कम कर सकेंगे। और आपको बता दूं मैं,
नीदरलैंड सोलर एनर्जी सबसे अधिक प्रोड्यूस करता है। जर्मनी सबसे अधिक सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, देखो प्रोड्यूस मतलब मैं बोलूंगा सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। विंड एनर्जी जो अब चूंकि क्या जर्मनी के पास में तो जो वहां पे विंड का फ्लो भी अधिक है तो विंड एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। अब हवा से तो देखिए कोई हवा में क्या है, केवल एक पंखा लगा है, फैन घूम रहा है, बिजली पैदा हो रही है, ठीक है। सोलर पैनल क्या है, सोलर एनर्जी आ रही है, सनलाइट फॉल कर रहा है, सनलाइट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को में कन्वर्ट कर लिया उसको। तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जहां से बिजली को हम ले सकते हैं। कुछ जगह पे क्या है, जियोथर्मल एनर्जी, समुद्र के अंदर गहराई में क्या देखा उन्होंने, टेम्परेचर जो है वो वाटर का टेम्परेचर वेरी करता है, सॉल्टी वाटर है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी निकाल लिया उन्होंने, ठीक है। तो अलग अलग तरीका खोज के जो है वो किसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमको ऐसे तरीके खोजने पड़ेंगे जिनसे कि हमारा डेवलपमेंट भी अफेक्टेड ना हो और प्रकृति पर उसका बोझ ना पड़े, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, के प्रदूषण क्या होता है। कोई भी तरह का अनवांटेड मटेरियल, ध्यान से, कोई भी तरह का अनवांटेड मटेरियल जो एयर में हो, जो वाटर में हो, जो सॉइल में हो, वो पॉल्यूटेंट है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन के, यानी व्हाट डू यू वांट सम काइंड ऑफ टॉक्सिन इन द एयर, जिस हवा में सांस ले रहे हो उसमें टॉक्सिन चाहते हो आप? नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, नॉक्स जो है, पर ऑक्साइड एस्टाइल नाइट्रेट हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हुए, हाइड्रोकार्बन्स हुए, लेड ऑक्साइड हुआ, ये सब आपकी हवा में प्रेजेंट रहे, आप नहीं चाहते हो, क्योंकि ये नुकसान कर देंगे, कैंसर करेंगे, लंग कैंसर कर सकते हैं, कई तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज करते हैं, नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें बैक्टीरिया हो, उसके अंदर मरकरी के टॉक्सिन हो, उसके अंदर आयरन के टॉक्सिन हो, उसके अंदर ऐसे टॉक्सिन हो जो हमारे बॉडी में जाकर इकट्ठे हो और हमको धीमे धीमे वो बॉडी को कमजोर करें और व्यक्ति को मार दें। हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मिट्टी के अंदर जो है वो कोई ऐसे जहर हो जो हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर बैठ के, तो जो भी अनवांटेड है हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, वॉट एवर द अनवांटेड इज प्रेजेंट, जो हमारी एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द पॉल्यूटेंट। अब एक और चीज है, बड़ी मजे की बात यह कि यहां पर मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट आपको एजुकेट करूंगा इस चीज को लेके। वो ये है, एक बात ध्यान रखना, शिक्षा जो है ना वो केवल किताबों के पढ़ने से नहीं होती है। शिक्षा होती है आत्मसात करने से, कि आपके सोल तक बात पहुंचना चाहिए। आजकल एक और चीज का पॉल्यूशन हो रहा है, वो है वैचारिक प्रदूषण। सुनना मेरी बात, इसका संबंध नीट से बिल्कुल नहीं है। यह है वैचारिक प्रदूषण, वो है आपके विचारों के अंदर प्रदूषण के। वो ऐसा है कि हम किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल कि इफ यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग फीमेल्स के, महिलाओं को लेकर यदि आप इज्जत नहीं करते हैं, उनके लिए आप रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, आप उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आप उन्हें लेकर तमाम तरह के चुटकुले करते हैं और ऐसे लिटरेचर को आप बहुत हद तक जो है वो फेवर करते हैं, उसको आप उसको जो है वो शेयर भी करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इट इज ए काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल पॉल्यूशन, ठीक है। आप हिंदू मुस्लिम को लेकर आप ऐसे पोस्ट को शेयर करते हैं, इस तरह के एक दूसरे के लिए कमेंट करते हैं। मैं देखा कल परसों को जो है कोई वीडियो प्रीमियर हुआ, उसमें किसी लड़के ने कोई कुछ बोला तो किसी ने उसको लिखा नेगेटिव वर्ड लिखा, ठीक है। वो हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़के के बीच का कम्युनिकेशन था जो प्रीमियर के दौरान आया। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये इतना पढ़ा के, इतना सिखाने के बावजूद जो है एक परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वैचारिक प्रदूषण बहुत गहराई तक बच चुका है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. 206 हड्डियां उसके भी हैं, तुम्हारे भी हैं, रक्त ब्लड लाल उसका भी तुम्हारा भी है, हीमोग्लोबिन उसके पास भी तुम्हारे पास भी है, ठीक है। लिवर उसका भी वैसे ही है तुम्हारा, ठीक है। सब कुछ तो वैसा का वैसा है। अब वो एक किताब पढ़ता है, उसको मानता है, तुम एक किताब पढ़ते हो, तुम उसको मानते हो, और 2 किताबों की झगड़े में 2 किताबों को सही बताने के लिए आप लड़ रहे आपस में। ये वैचारिक प्रदूषण है।
महिलाओं को लेके अपराध बढ़ते हैं, वो वैचारिक प्रदूषण है। एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, वैचारिक प्रदूषण है। माता पिता को जो है वो एक माता पिता को एटीएम मशीन समझ रखा है, वो भी वैचारिक प्रदूषण है। क्यों? केवल इन्वायरमेंट के प्रदूषण को हटाने के अलावा हमको अपने सामाजिक प्रदूषण को भी कम करना पड़ेगा। समाज के अंदर जो गार्बेज चला गया ना बेटा, इसको भी हटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो अब वापस टॉपिक पे लौटते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपने तो हमको जो है वो बड़े बड़े भाषण देने शुरू कर दिए इन चैप्टर्स में, और तो बेटा मैं इतना बोलता हूँ आपसे कि ये जो चीजें हैं जिंदगी की सीख है, जो आपको आज बताने वाले, आपको बता दूं मैं कि आज इन चीजों पे कोई चर्चा नहीं करता है। एवरीबडी थिंक लाइक यू आर ए मार्केट एंड आई एम ए सेलर। के एवरीबडी, हर आदमी को दूसरा आदमी जो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, एक व्यवसाय के रूप में देखता है। कोई आदमी किसी को एजुकेट करना, किसी आदमी के सोल को टच करना नहीं चाहता है। और जो लोग, जिनकी ये जिम्मेदारी है, जो लोग कैसा कर रहे हैं, वे किस लेवल के हैं आप जानते हैं अच्छे से। कई सारे बाबा है, कई सारे किस तरह के जो मौलवी हैं, आप सब समझते हैं उनके बारे में। मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि हमारा ईश्वर हमारे अंदर है और वो हमेशा सही करने की प्रेरणा हमको देता है। वो कहता है आपसे रिस्पेक्ट, इफ यू रिस्पेक्ट योर मदर, आप अपनी माँ की इज्जत करते हैं, अपनी बहन की इज्जत करते हैं, तो आपको हर लड़की की इज्जत करना चाहिए। आपको हर धर्म की इज्जत करना चाहिए। आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, आपको दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको इस पूरी की पूरी सोसाइटी को एक हैप्पी सोसाइटी बनाना चाहिए, ना कि दुखी समाज बनाना चाहिए। चलिए अब लौट के आते हैं मुद्दे पे, वो है कि व्हाट इज पॉल्यूशन? कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड द एटमॉस्फेयर बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, अनडिजायरेबल चेंज इन द एयर, वाटर एंड लैंड इज कॉल्ड द पॉल्यूशन। And the substances that causes pollution are called the pollutant, and the main cause of pollution is human activities। मतलब ये है कि चाहे वायुमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, चाहे सॉइल हो, उसके अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, जो उसको कॉन्टामिनेट करते हैं, उसको संदूषित करते हैं और उसके अंदर अवांछित परिवर्तन करते हैं, अनडिजायरेबल चेंज करते हैं एयर के अंदर, वाटर के अंदर, लैंड के अंदर, उस चीज को हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन मेन टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। इसके अलावा रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन भी होता है, नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, और ये जो भी मटेरियल इस तरह का पॉल्यूशन करते हैं उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं उनके। और मेन कॉज इसका क्या होता है? वो है ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारा स्वार्थ, हम ही ये सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई सिंपल सी, वही एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज, कोई भी अवांछित परिवर्तन। क्या है बेटा ये? अवांछित परिवर्तन। ठीक है, अवांछित परिवर्तन इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, सॉइल एंड वाटर के। अब देखो बेटा, ये अवांछित परिवर्तन कैसे होगा आपका? वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब बड़ा अच्छा एनसीईआरटी क्या की खास बात ये है, और आई रियली लव एनसीईआरटी बुक के, एक लाइन में 25 लाइन लिख देते हो। कहने का मतलब यह है कि यदि पानी, गर्म पानी भी छोड़ा तुमने समुद्र के अंदर, तुमने दी अपनी फैक्ट्री का गर्म पानी छोड़ दिया नदी के अंदर, नदी के किनारे, कई सारी फैक्ट्री नदी किनारे, नदी किनारे आपने क्या किया? अपनी फैक्ट्री में बॉयलर में पानी गर्म हुआ, गर्म पानी छोड़ दिया आपने उसके अंदर। आपका वाटर में कोई भी केमिकल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी हानिकारक हार्मफुल केमिकल आपके वाटर में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन गर्म पानी को आपने छोड़ा नदी के अंदर, तो वाटर का टेम्परेचर हुआ चेंज, एक्वाटिक लाइफ आई खतरे में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ये। ठीक है, गर्म हवा को छोड़ दिया आपने कहीं पर नॉर्मल, उसमें मशीन से गर्म हवा आसपास, आप देखिए कई कई जगह क्या होता है, फैक्ट्री में जहां मशीन चल रही होती है वहां गर्मी होती है बहुत ज्यादा, हमको लगता है दूर हट जाओ यहां से। दैट इज ऑल्सो फिजिकल, है ना। देन कोई टॉक्सिक केमिकल छोड़े गए, मरकरी टॉक्सिन हुआ है। मरकरी, कई फैक्ट्रीज में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, और वो मरकरी को जो है पानी के अंदर छोड़ देते हैं। अब वो मरकरी जो है पानी के अंदर जाके वो बड़ी टॉक्सिक आती है, एक्वाटिक लाइफ को खतरे में डाल देती है वो। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, अपने जो है वो कुछ आपने जो है इस प्रकार के जो है वो एक्टिविटी किया आपने, जैसे कि वहाँ का वेजिटेशन पैटर्न चेंज हो गया, वहाँ के इंसेक्ट मर गए आपके। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स के जो आप कर सकते हैं परिवर्तन, ठीक है, जो आपके एक्टिविटी से अनवांटेड परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच अनडिजायरेबल चेंज, उन्हें क्या बोलते हैं? हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। वे एजेंट जिनसे इस तरह के परिवर्तन देखने मिलते हैं उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं।
इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, भारत सरकार ने क्या किया कि पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए जो है 1986 में 1984 में उन्होंने जो है वो एक कानून पास किया और उसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं के, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर के। और ये तो याद रखिएगा बेटा, इसका ईयर याद रखिएगा आपके 1986 में जो है वो उन्होंने 1986 में 1986 में उन्होंने एक एक्ट पास किया उन्होंने, जिसमें कि जो है वो जिसे हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, जो एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन के में को कम करने के लिए था। मतलब ये दे वांट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसको इंप्रूव करना इसकी प्रायोरिटी में शामिल था। यदि आप मुझसे कभी पूछते हैं कि आपके मतलब कई बार होता है ना आदमी के अपने एक पॉलिटिकल एफिलिएशन भी आदमी का अपना होता है कि थोड़ा सा वो किस किस व्यक्ति को वो बेहतर मानता है कि कौन हमारे भारत के ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे जिनका जिनका आप सोचते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने, ठीक है। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आई विल नेवर नॉट टेल अबाउट कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, चूंकि मैं जितना जानता हूं, जितना मैंने छोटा मोटा मेरा ज्ञान है जो मैंने हिस्ट्री के में पढ़ा है, तो और जो मैंने देखा है, जो मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हु टुक वेरी गुड डिसीजंस एट दैट हिज टाइम, जो बाद में सही प्रूफ हुए। क्योंकि देखिए हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेंगे उनके डिसीजन कितने सही कितने गलत थे ये हमको आने वाले कुछ सालों के बाद मालूम चलेगा। इमीडिएट कई बड़े डिसीजन का इफेक्ट इमीडिएटली नहीं मालूम चलता है। हो सकता है कि दिस डिसीजन मे बी वेरी गुड के और मे बी वर्स्ट, ठीक है। लेकिन जो मैंने देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी थे, उन्होंने जो है कंप्यूटर शिक्षा को लेकर जो डिसीजन लिए उन्होंने के, और उन्होंने कंप्यूटर को लेकर जो कंप्यूटर साइज जो हमारी कंट्री में कंप्यूटराइजेशन है वो उनके समय शुरू हुआ। जो उन्होंने 18 ईयर में वोटिंग राइट का प्रोविजन जो उन्होंने किया, जो उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में किया, ऐसे उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए। जो लोग वाकई में IAS के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब चीजें पढ़े होते हैं, तो उन्होंने कई सारे ऐसे कानून बनाए जो बड़े काम के थे। फिर दूसरे नंबर पे वो प्राइम मिनिस्टर आते हैं जिन्होंने जो है बहुत सारा जो है वो ऐसा काम किया जिसने हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी को जो है वो एकदम अपलिफ्ट कर दिया। PV नरसिम्हा राव मनमोहन फार्मूला, वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन इन UPSC एग्जामिनेशन। क्या किया था ऐसा उदारीकरण के, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, क्या किया था ऐसा उन्होंने जिससे कि इंडिया का इकोनॉमिक एकदम से बूस्ट कर गया। देन कम टू दी PV नरसिम्हा। नंबर 3 पे अटल बिहारी वाजपेयी, ही मेक द इंडिया टू ए पावरफुल कंट्री, न्यूक्लियर पावर में लाके खड़ा कर दिया कि अब बात करने के पहले आदमी 2 बार सोचता है। इंडिया की पावरफुल पोजीशन को उन्होंने डिसाइड किया। तो irrespective of any political party, there are few persons, they have the vision। जिंदगी में एक बात याद रखना, किसी का कोई एफिलिएशन हो सकता है किसी पार्टी से, लेकिन व्यक्ति यदि अच्छा है तो काम अच्छा होगा। ये सब मैं इतिहास की बातें कर रहा हूं, वर्तमान समय से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने कहा ना आपसे कि हम वी आर नथिंग टू जज द बिग डिसीजंस के, वो समय के साथ मालूम चलता है। तो मैंने कहा 1980, अब देखो मैंने आपको एक चीज याद दिला दी यहां पे कि 1986 जो है इस समय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को दिया गया, जो कि बड़ा, और इसका ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक कहानी भी सुनाया साथ में, ठीक है, जोड़ के, ठीक। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया गया, ठीक है। अब बात करेंगे, पहले हम एयर पॉल्यूशन की एक एक करके देखते हैं हम के। तो पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के ऊपर, एयर पॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि पानी में प्रॉब्लम होगा तो हम देखिए हम उबला हुआ पानी पी लेंगे, बॉटल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे हमके, लेकिन यदि प्रॉब्लम एयर में होगा तो बड़ा खतरनाक है। आज कोविड-19 इससे, कोरोना वायरस जो है, इससे बचना के लिए हम तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तब भी बड़ा तेजी से फैल रहा है कि उसके पीछे कारण क्या, कारण है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये एयर के थ्रू फैल रहा है। यदि ये वायरस किसी और चीज के थ्रू फैलता है ना, जैसे HIV है, HIV फैलता है ब्लड के थ्रू, सीमेन के थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। तो HIV जो है उसको लेके भी ऐसा है कि यदि जो व्यक्ति जो है वो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो प्रॉपरली तरीके से किया जाए, उसको उठ के वो अनस्टाइल सिरिंजेस का इस्तेमाल ना करता उठ के, और जो है कमर्शियल सेक्स वर्कर के साथ में जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करता हो, तो ऐसी जो चीजें नहीं करता है व्यक्ति, उसको HIV से डरने की आवश्यकता ही नहीं है उसको, क्योंकि HIV का वायरस कूद के दूसरे को नहीं जाता हो। मतलब जंप करके एक HIV के पेशेंट से दूसरे को वायरस नहीं जाएगा, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिक्स है, थ्रू ब्लड, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। लेकिन कोरोना वायरस तो अलग है, छींक दिया दूसरे के पास पहुंच गया,
ठीक है, कहीं पे छींक दिया किसी ने, कोई जगह पे छींक दिया है, अब वहां पे क्या था, कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को किसी ने टच किया, उसके पास पहुंच गया, उसने अपने नोज को टच कर लिया। तो मतलब जो है मोड, तो मैंने कहने का मतलब है कि एयर इज वेरी पावरफुल मीडियम। तो क्या होता है कि हम जो है, हम सारे के सारे लोग, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड, ठीक ना, कोई तरीका ही नहीं है। अब देखिए, आप क्या चाहते हैं कि आने वाले 50 साल 100 साल बाद लोग ऐसे घूमते नजर आए कि हर आदमी एक सिलेंडर लगाए, वाह कौन सी कंपनी का सिलेंडर है, सैमसंग का सिलेंडर है, इसकी ऑक्सीजन भाई देख बड़े मजेदार, इसकी ऑक्सीजन में ना थोड़ा सा लेमन वाला टेस्ट है ऑक्सीजन में। अच्छा मेरा तो जो है वो चॉकलेट वाला इस एयर में यूज करता, थोड़ा चॉकलेट का फ्लेवर आता है उसमें। तेरा कौन सी कंपनी का है? मेरा तो है जियोमी का सिलेंडर। अब मोबाइल कंपनी ये भी करेगी, हो सकता है कुछ भी है। बोला अच्छा तेरे पास तो, मैंने होंडा का लिया है गैस सिलेंडर, छोटा पोर्टेबल सिलेंडर है, बढ़िया बेहतरीन एयर देता है मेरे को। बस यही बचा है कि अब जो है वो आदमी अपने पर्स में, बैग में जो है वो सिलेंडर लेके घूमेगा, ओह इट्स टाइम टू चेंज माय सिलेंडर, निकाला 2 मिनट रुके और फिर से दूसरा सिलेंडर लगा दिया। फिर आपके जगह में सेंटर लगे होंगे, सिलेंडर खाली हो रहा है, भरवा लीजिए 25 रुपए में एक सिलेंडर, 50 रुपए में, ठीक है। तो आप सोचिए कि बस यही वक्त बचा है। तो एयर पॉल्यूटेंट कॉजेज इंजुरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और देखो बेटा मैंने कहा ना, बगैर एयर के तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हम के। तो एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, सभी चीज, और केवल देखिए, केवल इंसान नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होता है, सबसे अधिक अफेक्टेड होते हैं लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस आर द इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। जहां भी एयर क्वालिटी खराब होगी वहां लाइकेन खत्म होने लगेंगे, ठीक है। They reduce the growth and yield of the crop and causes premature death of the plant के। अब पौधे हैं, उनकी ग्रोथ भी कम हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, और पौधे समय से पहले मर रहे हैं, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट ऑल्सो डिलीरियसली इफेक्टेड, बड़ा डिलीरियस इफेक्ट है इसका, किस पर बेटा, ह्यूमन हेल्थ पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। के मेरे पास जो है वो एक पेशेंट आया कुछ दिन पहले, उसको जो है सांस लेने में भी तकलीफ थी, उसको डायबिटीज भी था, डायबिटीज के लिए बेसिकली आया। तो मैंने उसको पूछा, उसकी पूरी हिस्ट्री ली, तो मालूम चला कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ है के। तो उसको फिर हम लोगों ने क्या कराया, उसका हमने उसका पीएफटी कराया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराया के। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में निकल के आया कि रेस्ट्रिक्टेड जो है वो सांस लेने में उसको जो है वो तकलीफ है, मतलब उसका लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, आप चेन स्मोक करें क्या? नहीं साहब। स्मोकिंग कभी किया पहले क्या? नहीं। कोई और तरह का ऐसा कुछ लेते हो आप जो, कई लोग स्मोकिंग को सिगरेट समझते हैं केवल। मैंने कहा भैया ऐसा है, तुम चिलम मिलम कुछ और तो नहीं लेते हो? नहीं। बोला साहब मेरा घर जो है एक भट्टी के पास में है, भट्टी ईंट, कहीं पर धुआं होता होगा, भट्टी कुछ करते होंगे, जो भी काम होता है वहां पे, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या काम था। उसने बोला कि भट्टी के पास में वहां पे धुआं होता है पूरे समय के, और मेरा काम ये है कि मैं मूर्ति बनाने का काम करता हूं, तो मैं अपने घर में ही रहता हूं, तो वो जो धुआं है वो मेरे घर में आता है, तो मैं दिन भर जो उस धुएं के कॉन्टेक्ट में रहता हूं। फैमिली में और भी लोग हैं पर उनको उतना असर नहीं हुआ, पर उस आदमी को ज्यादा असर हो गया। अब वो आदमी जो है फाइनली जो है वो जब देखा तो भैया उसका जो है वो, उसको बेसिकली एम्फाइसीमा, जो सिगरेट पीने वाले चेन स्मोकर को जो चीजें होती है ना, वो उसको होने लगी है। तो उसने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा, लेकिन उसको हो गया। तो दरअसल बात ये है कि जो भी एयर पॉल्यूटेंट हैं ये बड़े डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अब कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, आप बाजू में खड़े हैं और आपने सिगरेट नहीं पी रहे हैं, यू आर पैसिव स्मोकर। आप उसके साथ रहेंगे, उसका धुआं सांस आप जो है वो एयर से आपके अंदर भी जाएगा और आपको भी वो डैमेज करेगा। उसको थोड़ा ज्यादा करेगा, आपको थोड़ा कम करेगा, पर डैमेज आपको भी करेगा वो। मतलब तभी पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना मना है। पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने पर फाइन लगता है, क्योंकि गलत है। हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म के। जो भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो भी पॉल्यूटेंट आपके सिस्टम में जा रहा है वो किस कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है, कितने समय के लिए आपने इसको एक्सपोजर में गया वो उठ के, और किस जीव किस तरह का है। ह्यूमन स्पेस का असर अलग होगा, बाकी एनिमल स्पेस का असर अलग होगा, ठीक है।
तो ये जो है, अब ये छोटी छोटी बातें एकदम दिमाग में रखना है बेटा, कि जो भी एयर पॉल्यूटेंट उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि किस कॉन्सेंट्रेशन का वो पॉल्यूटेंट है, कितने समय का एक्सपोजर है, और वो जीव किस तरह का है। जैसे लाइकेंस है, दे कैन नॉट टॉलरेट दिस सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन, वो खत्म हो, पॉल्यूशन वो खत्म हो जाते हैं उससे, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं कि यहां पर एक जो है वो, अब आपको पता है ये क्या है, कैन यू रिकॉग्नाइज कि ये पिक्चर किस चीज का, ये पिक्चर है थर्मल पावर स्टेशन का, ठीक है। ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है थर्मल पावर स्टेशन का, ठीक है। ये है थर्मल, हम जो और इससे क्या बनता है, इससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप सोचिए, यदि आप बिजली का स्विच ऑफ नहीं करते हैं, अननेसेसरी बिजली आप जलाते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरे ऑफिस के पास में एक ऑफिस खुला, मेरे फ्लोर पे जहां पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, वहां पे एक ऑफिस खुला। उन लोगों ने क्या किया कि वो एक बड़ी कंपनी, उन्होंने बढ़िया बाहर लाइट्स वाइट्स लगा के अच्छे से उन्होंने जो है वो ऑफिस के बाहर खूब सारे स्पॉटलाइट लगा रखे, और वो स्पॉटलाइट को वो दिन में भी चालू रखते हैं, जरूरत नहीं दिन में चालू रखते हैं, रात में चालू करें समझ में आता है, दिन में चालू रखते हैं। एक दिन वो उनके जो है, जो भी उनके जो हेड थे वो मिल गए लिफ्ट में। मैंने बोला कि ये आपका ऑफिस था? मैंने कहा ये लाइट दिन में चला के रखते हैं, वो इट्स ए डेकोरेशन। मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे मालूम है बिजली का बिल आप भर सकते हैं, परंतु ये है कि आप वाई यू शुड थिंक रैशनली यार, आप तो इतने बड़े कंपनी है और आप तो CSR एक्टिविटी भी करते हैं, आप जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, आप स्कूलों को भी डोनेट करते हैं, पहले अपना घर तो ठीक कर लो उसको। लाइट तो देखो इसको कितना छोटा स्पॉटलाइट लगाओ भाई, LED लगाओ। इतना बड़ा बड़ा लाइट लगा के तुम जो है वो क्या स्पॉट कर रहे हो? स्पॉट कर रहे हो कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंपनी। उसको बुरा लगा मेरी बात सुन के, बोला डॉक्टर साहब क्या बोलते हो? मैंने कहा देखो सोचो एक मिनट के लिए ना, क्योंकि आपकी कंपनी को आता होगा तो कुछ मेरे टाइप का आदमी है, जागरूक नागरिक है, वो बोलेगा यार क्या है ये लोग, ये जैसे अपना ये हमारी से पैसा लेते, चार्ज करते हैं और उस चार्ज का दुरुपयोग करते हैं, ऐसा बिजली बाहर जलाते हैं। कि जो आदमी अपने खुद के चीज खर्चों को लेकर जो है वो लापरवाह है, इसका फोकस केवल दिखावे पर है, वो काम क्या करता होगा भला? एक आध दिन थोड़ा सा कहता आदमी का ईगो हर्ट होता है, एक आध दिन तो उन्होंने लाइट बंद नहीं किया, फिर धीमे धीमे उन्होंने लाइट को बंद करना शुरू कर दिया। ये बताया, ये अगले दिन ही बंद करते लाइट, तो लोग बोलते डॉक्टर ने वाला बंद कर दिया, तो ईगो हर्ट होता। 2-4 दिन बाद वो बंद कर दिए, अब वो रात को चलाते हैं उसको, ठीक। एंड आप बोलोगे सर हर जगह पे टांग अड़ाना जरूरी है क्या? नहीं, आई जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट हिम कि मैंने कहा ऐसा है कि ऐसा करेंगे तो बेहतर लगेगा। आप कंपनी रिस्पॉन्सिव कंपनी, तुमको बोला मैंने क्या तारीफ भी किया कि इतना बड़ा कंपनी, इतना नाम है आपका, तो रिसेप्ट करो। तो थोड़ा सा आदमी है ना, जागरूक आदमी देखेगा तो उसको लगेगा नहीं यार दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो आदमी को क्या होता है कई बार है ना, उसको अवेयरनेस नहीं होती कि ऐसा क्या हो रहा है। तो वैसे ही मैं कहता हूं कि आप अपने कमरे से बाहर निकलेंगे ना, तो बिजली बंद, स्विच बंद, पंखा बंद करना, लाइट बंद करना, ठीक है ना। भले ही बिल भर सकते हैं, कितने ही बड़े आदमी है, डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कैसे पैदा होता है वो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ठीक है। और ये क्या करता है ये भी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फिर अब देखिए थर्मल पावर प्लांट जो है देखा अभी हमने के, उससे निकलने वाला धुआं देखा हमने, स्मोक स्टैक्स, ठीक है, जो बड़ा धुएं का भंडार निकल रहा है, ठीक है। फिर स्मेल्टर है जहां पर लोहा गलता है, यहाँ पे जो है वो अपना स्टील बनता है, यहाँ पर जो है मेटल प्रोसेस होता है वो हट के। और कई सारी इंडस्ट्री होती है जहां पर बड़ी मात्रा में पार्टिकुलेट और गैसेस एयर पोल्यूटेंट निकलते हैं। पार्टिकुलेट का मतलब होता है छोटे छोटे उड़ने वाले सॉलिड कण होते हैं कि जो कोयले के जलने पर निकलते हैं, लकड़ी के जलने पर निकलते हैं, ठीक है। फिर जो इसके अलावा कई सारी हार्मलेस गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो भी निकलती हैं। जरूरी नहीं कि हर बार एयर पॉल्यूटेंट में जो है वो कोई नुकसानदायक गैस ही बाहर निकले, कि कई बार क्या होता है जो धुआं निकल रहा है उसमें जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना, वही सबसे खतरनाक चीज होते हैं, ठीक है। दिस पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड, फिल्टर्ड आउट बिफोर रिलीजिंग टू द हार्मलेस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। के मतलब जो भी पार्टिकुलेट मैटर है, बारीक बारीक कण, आपको बता दूं मैं, सबसे बड़ा खतरा जो है, जो हेल्थ को है, सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी डिजीज का जो कारण है वो है पार्टिकुलेट मैटर। इसलिए आप मुंबई में कभी आप आएंगे, आप देखेंगे, जरूर आप आएंगे, जब यहाँ पर फेलिसिटेशन सेरेमनी होगा तो आपको हम इन्वाइट करेंगे, तब आप मुंबई आप आएंगे तो मुंबई में आप आके देखेंगे कि हर चौराहे पर पार्टिकुलेट मैटर का एक इंडिकेटर लगा हुआ है, कितना यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल है। एयर क्वालिटी बैड, गुड, पुअर, गुड और वेरी गुड, वो भी लिखा आता है उसमें, ठीक है, कि एयर क्वालिटी गुड है कि पुअर है।
तो जो भी जो बारीक बारीक पार्टिकल जो निकलते हैं ना, वे पार्टिकुलर मैटर सबसे खतरनाक होते हैं, तो उनको बाहर रिलीज करने के पहले उनको सेपरेट करके हटाना जरूरी होता है। और उसे हटाने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू सेपरेट द डस्ट पार्टिकल और पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम दी स्मोक स्टैक के। स्मोक स्टैक से आप डर्टी एयर में से डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप जो है वो डर्टी एयर जो फैक्ट्री से बाहर धुआं निकल रहा होता है उसमें से डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का हम यहाँ पे इमेज देख रहे हैं और ये बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल पे काम करता है। इसमें कई सारे जो है वो, इसमें क्या होता है, टेस्ट में जो है वो असल में होता क्या है कि इसमें कई सारे जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज वायर्स लगे होते हैं और इन वायर्स के आसपास इलेक्ट्रॉन का एक पूरा का पूरा हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का एक एरिया बनता है, इसे हम कोरोना कहते हैं। तो कोरोना क्या होता है? एक प्रकार से और हटके कोरोना का मतलब होता है एक प्रकार से जो है वो एक फील्ड होता है। कोरोना मतलब इट्स ए इलेक्ट्रिकल फील्ड के। तो जो नेगेटिवली चार्ज जो वायर होते हैं उन वायर के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जब डर्टी एयर निकलती है तो डर्टी एयर के अंदर प्रेजेंट जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। और चार्ज आने पर क्या होता है कि ये आगे जाके क्या करते हैं, ये जो मेटल होता है, जो पॉजिटिव चार्ज मेटल होता है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होकर उसे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो अब बाहर जो है ये पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाते, केवल क्लीन एयर बाहर निकलती है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करने के बाद हमने क्या किया बेटा कि हमने डस्ट पार्टिकल को सेपरेट किया। क्या किया इसमें हमने इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डस्ट पार्टिकल को पहले हमने चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज किया उसको हमने, आगे जाके हमने उसको जो है वो कलेक्ट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करके कलेक्ट कर लिया। अब एयर प्योर बाहर निकलेगा। देखिए क्या लिखा, देखते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर के। जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो डस्ट पार्टिकल है, बारीक कण होते हैं, उन्हें रिमूव करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक मोस्ट वाइडली जो यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है वो तकरीबन 99% तक पार्टिकुलेट मैटर को वो रिलीज हटा देता है वहां से, और जो हवा बाहर निकलती है वो ऑलमोस्ट जो है ठीक होती है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट से जो एग्जॉस्ट बाहर निकलता है उस हवा में, उस स्मोक स्टैक में, धुएं में बड़ी संख्या में पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। और यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये पार्टिकुलेट मैटर को जो है हटा दिया जाता है वहां से, और हटाने के बाद क्या होता है 99% तक ये हट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा। इट हैज इलेक्ट्रोड वायर दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट, ठीक है ना। ये इसमें इलेक्ट्रोड वायर होते हैं और इलेक्ट्रोड वायर में बड़ा हाई वोल्टेज करंट होता है, इसमें के सेवरल थाउजेंड वोल्ट का करंट होता है। और इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिक वायर के आसपास एक जो है वो एरिया बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, इसे हम कोरोना कहते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये वायर इतना हाई वोल्टेज पर होते हैं, सेवरल थाउजेंड के वोल्टेज पे होते हैं कि इन वायर के आसपास एक कोरोना बनता है और एक एरिया बनता है जिस एरिया में बड़ी हाई डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब डस्ट पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन से निकलता है तो ये इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल पर अटैच आते हैं और उस डस्ट पार्टिकल को वो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल गिविंग देम ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। समझ में बात आ रही बेटा कि इलेक्ट्रिक नेगेटिवली चार्ज वायर है और उन वायर में हाई वोल्टेज करंट है और उसके कारण वहां पे एक एरिया बन गया जिस वहां पे हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जब डस्ट पार्टिकल निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन उस पर चिपक जाएंगे, उस पर अटैच आएंगे और डस्ट पार्टिकल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। देन द कलेक्टिंग डक्ट, फिर वहां पे क्या होता है, कलेक्टिंग प्लेट होती है, ठीक है। और वो कलेक्टिंग प्लेट क्या करती है, वो इन चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। कई बार कलेक्टिंग प्लेट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कई बार कलेक्टिंग प्लेट होती है न्यूट्रल होती है। तो कलेक्टिंग प्लेट चाहे न्यूट्रल हो चाहे पॉजिटिव चार्ज की हो, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा और वहां जाके चिपक जाएगा, वो, क्लियर। और जो अब ऐसा है कि यदि अंदर से धुआं छोड़ा उसका स्पीड ज्यादा होगा, ध्यान से बात सुन के, जो अंदर से आप धुआं जो छोड़ रहे हो यदि उसका स्पीड ज्यादा होगा ना तो ये डस्ट पार्टिकल भले ही चार्ज हो गए हो लेकिन चिपकने के पहले ये बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हल्के होते हैं। तो हवा की स्पीड इतनी कम रखी जाती है कि जिससे के चलते क्या होता है कि धीमे धीमे डस्ट पार्टिकल आगे मूव करता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसे जितना मूव करेगा उसको वो कलेक्टिंग प्लेट अट्रैक्ट करेगी, वहां जाके वो चिपक जाएगा, ठीक है। और चिपके हुए पार्टिकल कहीं हवा के प्रेशर से बाहर ना निकल जाए तो इसलिए हवा का फ्लो स्लो रखा जाता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल, के मतलब कि वो डस्ट पार्टिकल इकट्ठे होकर नीचे गिर जाए वो, और वो
धुएं के साथ बाहर ना निकले, इसलिए एयर वेलोसिटी को कम रखा जाता है। ये इसका सिद्धांत है काम करने का, ठीक है। देखिए आप, है ना। अब ये इमेज एनसीईआरटी का नहीं है, दूसरा इमेज देख रहे हैं यहाँ पे हम, है ना। देखिए, इनकमिंग गैस विथ पार्टिकुलेट मैटर, ये इनकमिंग गैस विथ पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है। ये सॉलिड पार्टिकुलेट दिखाई पड़ रहे हैं, ये थिन मेटल रॉड है, ठीक है। इन मेटल रॉड के आसपास क्या हो रहा है बेटा, कोरोना डिस्चार्ज, हाई जो है वो प्लेट जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है पेट के, इससे जो है वो जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हो गए, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हुआ है, मेटल प्लेट पे जाकर वो चिपक गए हैं, और चिपकने के कारण क्या हो रहा है, वो चिपके और चिपकने के बाद वो नीचे गिर जाएंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है। और जो बाहर गैस निकली उसमें पार्टिकुलेट नहीं है उसके अंदर प्रेजेंट, यही बताया। इमेज को ध्यान से देखिए एक बार, देख रहे हैं आप कि इनकमिंग गैस में जो पार्टिकुलर मैटर है वो गए, सॉलिड पार्टिकुलेट को जो रॉड है उनमें हाई वोल्टेज करंट है, उसमें कोरोना डिस्चार्ज कर रही है वो, उसके चलते क्या रहा, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो मेटल प्लेट है उससे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी, चिपका लेगी उसको अपने पास में, और धीमे से उसको नीचे गिरा देगी वो, ठीक है। और इससे बाहर जो एयर निकलेगी उसमें पार्टिकुलर मैटर नहीं रहेंगे, ठीक है। अगेन दूसरा इमेज देख रहे हैं हम। देखो बेटा ना, इमेज में आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि बात आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, कि एकदम दिमाग में बात सेट होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसका मायना है, ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा ए स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। कई बार क्या होता है, कई बार होता है ये कि जो धुआं है उसमें पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, लेकिन उस धुएं के अंदर जो है वो टॉक्सिक खतरनाक गैस प्रेजेंट है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है वो, सल्फर डाइऑक्साइड के। अब जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल हम धुएं के अंदर प्रेजेंट, जो भी आपका एग्जॉस्ट बाहर निकला उसके में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए करते हैं, उसे स्क्रबर कहते हैं। अब आप बोलोगे सर सल्फर डाइऑक्साइड क्या खतरनाक है हमारे लिए? बिल्कुल खतरनाक है। क्या होता है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में होती है नमी मतलब होते हैं वाटर वेपर्स, H2O वेपर्स, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, जब H2O वेपर्स और SO2 आपस में क्रिया करेगा क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4 बनेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बड़ा खतरनाक है, जब मतलब यदि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और जब पानी गिरेगा ना, तो उस पानी में वाटर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा और बन जाएगा, और पानी गिरेगा एसिड, पूरा वेजिटेशन खराब कर देगा, पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देगा। ताजमहल के पीले होने का कारण है, ताजमहल का कलर वैसा व्हाइट नहीं बचा, हल्का सा येलोइश हो गया, क्योंकि मथुरा रिफाइनरीज जो हैं, जो पास में मथुरा की रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज से इतना अधिक सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकला कि उसके चलते, एसिड रेन के चलते जो है वो स्टोन लेप्रोसी हो गया। ताजमहल के पीले पड़ने को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। पत्थर जब जो है संगमरमर हुआ, मार्बल जब जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आता है तो येलो हो जाता है। तो ताजमहल जो है वो वाइट, वो जो है जो उसका एक्चुअल कलर था वो कम होके वो माइल्ड हल्का येलोइश टाइप का हो रहा है धीमे धीमे। इसलिए मथुरा रिफाइनरीज को हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और उनको शिफ्ट किया गया। तो जिस ताजमहल को इतने सारे कई सौ वर्षों में कुछ नहीं फर्क पड़ा था, उसको कई वर्षों में अब वो फर्क ज्यादा पड़ने लगा उसमें, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक बड़ा खतरनाक जो है वो एयर पोल्यूटेंट है, और ऐसे एयर पोल्यूटेंट जो रिलीज होते हैं वायुमंडल में से, मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, लेकिन जब इसने वाटर वेपर से क्रिया किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हो गया। तो वायुमंडल में क्रिया करने पर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बन जाते हैं। एटमॉस्फेयर में दो प्राइमरी पोल्यूटेंट मिलने पर एक तीसरा केमिकल बन गया तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहलाता है वो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए इसको। तो स्क्रबर वो इक्विपमेंट होता है जिसमें क्या होता है, इसमें वास्तव में एक प्रकार से वाटर और जो है वाटर होता है इसमें, या लाइम होता है इसमें के। लाइम सबसे अच्छा लाइम होता है कि लाइम वाटर जो होता है जो वास्तव में कैल्शियम का सॉल्यूशन होता है, तो लाइम वाटर जो इसके अंदर होता है, और इसमें से आप जब इस गैस को गुजारते हैं, जब गैस गुजरता है इस वाटर में से, तो क्या होता है उसके अंदर का प्रेजेंस SO2 हट जाता है, ठीक है। इसे स्क्रबर कहते हैं। देखिए दिस इज दी इक्विपमेंट जो हम देख रहे हैं, ये हमको दिखाई पड़ रहा है स्क्रबर, ये स्क्रबर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गैस गुजरती है ना, तो ये वास्तव में वाटर से भरे हुए एक कंटेनर से गुजरती हुई जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि गैस पहले डिजॉल्व होगी फिर आगे निकल जाएगी, उससे क्या होता है SO2 हट जाएगा उसमें धीमे से, देखिए ऐसा होता है ना।
कि जो भी आपका गैसियस, जो मैंने आपसे कहा ना कि असल में क्या हुआ बेटा कि जिसमें एक तरफ से क्या हुआ, इसमें एक तरफ से इसमें जो है वो डर्टी एयर अंदर की एंटर हुआ, एक तरफ से क्लीन एयर बाहर निकला, मतलब SO2 को रिवील किया। इसके अंदर क्या, अंदर मैराइन स्क्वायर वेसल है, इसके अंदर जो है वो लाइम वाटर भरा होता है इसके अंदर, और जो SO2 को हटाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, NCERT में ऐसा इमेज दे रखा है, देखिए आप, डर्टी एयर को एंटर किया हमने, ये पहचान लेना, ये इंपॉर्टेंट इमेज है कि क्या है। डर्टी एयर को एंटर किया आपने, और ऊपर देखें यहाँ वाटर और लाइम स्प्रे प्रेजेंट है, यहाँ पे लेयर प्रेजेंट है पूरा इसका, और क्लीन एयर बाहर निकला, SO2 को हटा दिया यहाँ पे। ठीक है ना, SO2 को इसने हटा दिया। ठीक है, देखिए अब प्रश्न उठता है कि ये जो जब हमारे पास ये सुविधा अवेलेबल है तो हर फैक्ट्री इसको क्यों नहीं लगा लेती है? हर फैक्ट्री को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाना चाहिए, हर फैक्ट्री को स्क्रबर लगाना चाहिए। अब आप कॉस्ट भी देखो इसकी जरा के, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की कॉस्ट जो होती है, जहां से शुरू होता है ये 45 लाख रुपीस पर यूनिट। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है उसकी कॉस्ट शुरू होती है 45 लाख रुपए से, जो इफेक्टिव है। ठीक है, इससे कम कॉस्ट का होता है, इफेक्टिव होता नहीं है। क्लियर? दूसरा, स्क्रबर जो है आपको कई सारे लगाने पड़ते हैं, एक से काम नहीं बनता, कई लगाने पड़ते हैं आपको, और उसकी कॉस्ट भी होती है 2.5 लाख रुपए। तो कॉस्ट भी इंडिया ऐसी कंट्री में जहां पर इंडस्ट्री खोलना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, वहां पर ये कॉस्ट भी जो है हैवी होती है, इसलिए कई फैक्ट्रीज इसको लगाते नहीं है। बिगड़ गया तो सुधराते नहीं है इसको। ठीक है, देन रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड द डेंजर्स ऑफ particulate matter that are very very small and are not removed by these precipitated के हम मालूम चला हमें कितनी भी कोशिश कर ले हम तो कुछ पार्टिकुलेट मैटर ऐसे होते हैं जो इतने छोटे साइज के होते हैं जो बड़े खतरनाक हैं और वो इन प्रेसिपिटेट से भी हट नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो CPCB है, याद रखना बेटा इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटे होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं और ये कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीज करते हैं। मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक जो पार्टिकुलेट मैटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटे होते हैं। ये साइज एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखने के। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटे होते हैं वे हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। These fine particulates can be inhaled deep in the lungs and can cause breathing and respiratory symptom। लंग्स में गहरे लोअर लंग्स जो हमारे लंग्स के जो डीप साइड होते हैं वहां तक ये पहुंच जाते हैं, वहां पे इरिटेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं और लंग्स को डैमेज करते हैं और प्री मैच्योर डेथ का ये कारण बनते हैं। ठीक है, कितने छोटे होते हैं आप देख लीजिए इसको। आपके आप देख रहे हैं बेटा एक रेत का कण, दिस इज ये एक रेत का कण है। ठीक है, ये एक हेयर है। ठीक है, और ये है जो ये है पार्टिकुलर मीटर 2.8 के। अब ये बड़ा देख रहे हैं, ब्लू देख रहे हैं, ब्लू वाला क्या है, ये PM10, ये 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकुलर मीटर के। और जो आप देख रहे हैं 2.5, ये हमारे हेयर जो है बाल की जो मोटाई है ना उससे भी रेत के कण से, रेत का कण होता है 90 माइक्रोमीटर, एक रेत का कण 90 माइक्रोमीटर का है। ठीक है, और ये पार्टिकुलर मीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर के बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं कि ये हम सांस लेते हैं ना तो हमारी जो सिस्टम है उसमें वो कहीं रुक नहीं पाते, सीधा लंग्स के अंदर गहराई तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लियर? और क्या करते हैं बेटा, ये अंदर जाके जो है लंग्स में इन्फ्लेमेशन करते हैं ये, और कई तरह की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। और उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से क्या होता है कि लंग्स डैमेज होते हैं और कई बार क्या होता है ये DNA के लेवल पर भी ये चेंज कर लेते हैं। इस इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कई बार DNA के लेवल पर भी चेंज होता है और उसके चलते क्या होता है, उसके चलते कई बार लंग कैंसर का भी ये कारण बन जाते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एट लीस्ट इन द मेट्रो सिटीज। बिल्कुल सही बात है, महानगरों में वाहन सबसे बड़ा कारण है इसका। एज ए नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट द प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू अदर सिटीज ऑल्सो। के मतलब आज आपको बता दूं मैं, आज कलकत्ता हुआ, कोलकाता हुआ, आपका इंदौर हुआ, आपका अहमदाबाद हुआ, सूरत हुआ, पटना हुआ, सब जगह ट्रैफिक बढ़ गया आज के। और ये जो है एक बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। अब तरीका यह कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल अलोंग विद द यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट द लिमिट के। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि वाहनों का पॉल्यूशन हम कैसे कम कर सकते हैं। वहाँ पर हमें जो है वो प्रॉपर जो है लेड फ्री पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए हमको, कि लो सल्फर डीजल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक काम करते हैं हमके नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे
अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन को डील करना होगा, भारत स्टेज का मतलब क्या है, यूरो नॉर्म्स क्या होते हैं, और एक एयर पोल्यूशन पे केस स्टडी उस पर भी हम बात करेंगे कमिंग लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा सा बेटा क्या है, ये लेक्चर जो होते हैं इनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और एग्जाम में क्या होता है कई सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज वाले आते हैं, इसलिए मैं आपको वो जीके वाले पॉइंट भी साथ में शामिल करता हूँ और चल रहा हूँ चैप्टर के दौरान, है ना, ताकि वो आपके लिए पास एक रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो। ये क्या है, जनरल अवेयरनेस है चैप्टर, जिसमें आप सोचो एकदम बुकिश हुए वगैरह, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है, तो वो कवर करने के लिए थोड़ी बातें आपको बतानी पड़ती है। ठीक है ना, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे बात करेंगे इसमें। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.